सेकेंड बायोमोलिक्यूल जो है वो है लिपिड्स। देखो एनसीईआरटी में जैसा मैंने पहले भी बताया था, इस चैप्टर में कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया। कोई भी बायोमोलिक्यूल कहीं पर भी उसने डाल दिया है और वहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहीं बना है, पॉलीसेकेराइड कहीं और एक्सप्लेन कर रहा है, तो सीक्वेंस कुछ भी फॉलोड नहीं है एनसीईआरटी में। तो ऐसे ही लिपिड्स में भी जो कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड दिया हुआ है एक पैराग्राफ में, लेकिन जो भी कंटेंट है उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिटेल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आप जैसे मैंने बताया था केमिस्ट्री में भी आएगा आपको। तो हालांकि ये जो चैप्टर है बायो में बायोमोलिक्यूल्स का, वो बहुत ही हैपहैज़र्ड मैनर में या सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया, इस तरह से गिवन है। लेकिन जो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, उसमें सीक्वेंस काफी अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स के मैं पहले आपको ऐसे ही एग्जांपल दे देता हूं, जनरल एग्जांपल, तो आप उन एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए लिपिड्स की प्रॉपर्टीज को समझना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं लिपिड का। लिपिड्स होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं लिपिड? फैट मॉलिक्यूल्स, फैट होते हैं। अब फैट क्या होता है? जैसे हमारे घरों में घी होता है, बटर होता है, ये सब फैट है। या फिर लिपिड होते हैं ऑयल्स। ऑयल्स भी होते हैं हमारे घर में, जैसे सब्जियां बनती हैं सरसों के तेल में बनती है, सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल है किसी के घर में, और भी राइस ब्रान ऑयल, तरह तरह के ऑयल होते हैं, कोकोनट ऑयल। तो वो सब क्या है? लिपिड्स हैं। इनके अलावा लिपिड और बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज अभी हम लिपिड की यहाँ पढ़ेंगे वो आप इन फैट्स या ऑयल्स को कंसीडरेशन में रखते हुए समझना। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है लिपिड्स की? यहां पर एक ऐसे लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, दे कंटेन more carbon and hydrogen more carbon and hydrogen in comparison to oxygen, in comparison to oxygen in their structure. आवाज कम आ रही है क्या मेरी? चलो कोई बात नहीं। तो जो लिपिड्स होते हैं वो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है और ऑक्सीजन का नंबर कम है। कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है और ऑक्सीजन का नंबर जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, ऐसे केमिकल नेचर वाले लिपिड सब्सटेंस होते हैं। अब जरा इसे हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6। तो जितने कार्बन है उतने ही क्या है? ऑक्सीजन है और डबल हाइड्रोजन है। तो अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे लिपिड से, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है।
जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोजन की और भी ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो हमने एक चीज यहां पर ये समझ ली कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं और लिपिड के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कम होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आंसर करना। जैसे मान लो एक सेल है, सेल के पास दो फूड सब्सटेंस है। सेल के पास एक तो है लिपिड्स, फैट है सेल के पास जिससे वो एनर्जी बना सकता है। दूसरा सेल के पास कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है जिससे वो एनर्जी बना सकता है। सेल के पास दो ऑप्शन है, ग्लूकोज है सेल के पास और फैट है सेल के पास जिससे वो एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब एनर्जी क्रिएट कैसे की जाती है, इन केमिकल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके, जैसे ग्लूकोज या फैट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनती है। ठीक है, वो आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे कि कैसे ऑक्सीडेशन होती है रेस्पिरेशन में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेल के पास एक ऑप्शन फैट का है, एक ऑप्शन ग्लूकोज का है एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी कैसे बनेगी, इन्हें ऑक्सीडाइज करके। तो सेल किसे प्रेफर करेगा पहले, फैट को कि ग्लूकोज को? बिल्कुल सही आंसर, फैट को वो प्रेफर नहीं करेगा, वो ग्लूकोज को प्रेफर करेगा जो सेल है। ठीक है, क्यों करेगा प्रेफरेंस, क्यों देगा ग्लूकोज को, वो मैं बता देता हूं। ग्लूकोज को प्रेफरेंस इसलिए मिलेगी क्योंकि ग्लूकोज में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना आसान है इन कंपैरिजन एक फैट को ऑक्सीडाइज करना, क्योंकि फैट या लिपिड्स में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। इसलिए सेल किसे ज्यादा प्रेफर करता है, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा प्रेफर करता है एनर्जी सोर्स। मान लो हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर था, क्या स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। मान लो ग्लाइकोजन खत्म हो गया, अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर सेल किससे एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगा? जब एक सेल में से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो किससे एनर्जी बनाएगा फिर वो? अब आंसर बिल्कुल सही आया, फैट से एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस पहली कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज रहती है, दूसरे नंबर पे फैट्स आते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, these are non-polar substances and do not mix in water। जैसा मैंने बोला, इन प्रॉपर्टी को आप घी बटर जो फैट्स होते हैं या ऑयल जो होता है इनके रिस्पेक्ट में इमेजिन करो। अब ऑयल है, क्या ऑयल पानी में मिक्स होता है, नहीं होता, तो वही प्रॉपर्टी लिखी है, डू नॉट मिक्स इन वाटर। ये सब्सटेंसेस क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस है। पोलर नॉन पोलर, ये मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किया था, पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, पोलर सब्सटेंस वो होता है कि जिसके ऊपर कोई चार्जेस हो, जैसे वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, तो जिन पे चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पोलर, दो पोलर सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली दो नॉन पोलर सब्सटेंस, जो दो नॉन पोलर हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे एक फैट दूसरे फैट के साथ मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ कभी मिक्स नहीं होगा। आप कभी ऑयल में घी को मिक्स करके देखना, ऑयल में घी मिक्स हो जाएगा लेकिन घी कभी पानी में मिक्स नहीं होगा। ठीक है,
for because of this property. Next, solubilize in non-polar solvents such as ether, benzene, chloroform, etc. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये मिक्स हो जाएंगे. सॉल्वेंट मतलब कोई एक लिक्विड मीडियम. सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड मीडियम जिसमें आपने किसी सॉलिड को मिक्स कर दिया. जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हो, नींबू पानी बनाते होगे, पानी में चीनी को घोलते हो, तो पानी सॉल्वेंट है. और जो चीनी आपने शुगर डाली वो सोल्यूट है. और जब घोल दिया पूरा तो चीनी गायब होगी, पानी में मिक्स होगी, तो उससे सॉल्यूशन बन गया. चीनी सोल्यूबलाइज होगी वाटर में. ऐसे ही ये लिपिड सोल्यूबलाइज किसमें होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट. जो नॉन पोलर है, ये लिक्विड मीडियम क्या होंगे? ईथर है, जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब के लिक्विड मीडियम्स में ये लिपिड सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी नॉन पोलर सब्सटेंस जो लिखे हुए हैं. नेक्स्ट, simplest lipid can be fatty acid और ग्लिसरॉल अल्कोहल. लिपिड अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन से सब्सटेंस होते हैं? लिपिड की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें लिपिड फैटी एसिड के बने हो सकते हैं. जो लिपिड है किस चीज का बना हो सकता है? फैटी एसिड का बना हो सकता है. फैटी एसिड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. फैटी एसिड ऑब्वियसली एक टाइप का एसिड होगा, और वो एसिड लिपिड होता है. या फिर लिपिड्स अल्कोहल हो सकते हैं, जैसे ग्लिसरॉल अल्कोहल. जो ग्लिसरॉल अल्कोहल है ये एक टाइप की अल्कोहल है, लेकिन इसका नेचर या इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लिपिड से मैच कर जाती है. लिपिड्स की प्रॉपर्टीज से वो क्या होती है? सिमिलर होती है, इसलिए ये एक टाइप के लिपिड्स हैं. इन्हें सिंपलेस्ट लिपिड कहा गया. सबसे सिंपल फॉर्म में लिपिड्स ये हो सकते हैं. लेकिन लिपिड्स की कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी हो सकती है. जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमेशा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे. अदर लिपिड्स contains contain both fatty acid and alcohol in their structure. जो दूसरे लिपिड होते हैं उनके स्ट्रक्चर में दोनों ही मिल जाते हैं. उनके स्ट्रक्चर में फैटी एसिड भी मिल जाएगा और उनके स्ट्रक्चर में अल्कोहल भी मिल जाएगा. उन दोनों से मिलकर बन रहे होंगे. ठीक है, तो ये हो गया लिपिड की प्रॉपर्टीज के बारे में.
अब मैं आपको लिपिड्स के टाइप्स पढ़ाऊंगा, कितने तरह के या कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं। तो इनमें से आप ये देखें कि सबसे पहले तो दो टाइप तो यहाँ लिखी हुई है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में किस फॉर्म में होता है वो, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। तो पहले हम क्या करते हैं, फैटी एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं, ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये जो अदर लिपिड्स लिखा है ना जिनमें दोनों मिल जाते हैं उनको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं फैटी एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन चेन। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड का, इनके स्ट्रक्चर में एक तो होती है आर चेन, ठीक है, और उसके साथ जुड़ा होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है इनका आर सी ओ एच। इसमें ये आर चेन जो है हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन जो आर चेन है। और जो इसमें रेस्ट पोर्शन है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप का, कार्बोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यही इसको एसिडिक नेचर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये फैटी एसिड कहलाते हैं। जो आर चेन है, आर चेन में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। आर चेन किस चीज की बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है, ठीक है। कितने मैक्सिमम कार्बन हो सकते हैं, 1 से लेकर 19 तक हो सकते हैं कार्बन। आर चेन कंसिस्ट ऑफ 1 to 19 कार्बन एटम्स। आर चेन में 1 से लेकर 19 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 19 तक कार्बन एटम्स आर चेन में हो सकते हैं। अब ये बताओ फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कितने मैक्सिमम कार्बन एटम हो सकते हैं।
एक फैटी एसिड में कितने मैक्सिमम कार्बन एटम हो सकते हैं? 18, 19, 20। 20 हो सकते हैं। ठीक है, 20 कैसे हुए? 19 तो हो गए आर चेन में, और एक हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन। तो मैक्सिमम कितने हो गए? 19 प्लस 1 कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गए 20। नेक्स्ट, इनके टाइप्स फैटी एसिड के। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। अब यहीं से देख लो कि जो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई वो हो रही है सेटिस्फाई, कि स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन तो ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर क्या है? कम है। कितने ऑक्सीजन है फैटी एसिड में? दो ही ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले, और बाकी सारा जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, केवल दो ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, जो फैटी एसिड है ये दो टाइप्स के होते हैं। बच्चों अभी आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, एक ग्लिच आया था नेटवर्क में, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड के टाइप कैसे होते हैं वो डिपेंड करता है आर चेन के ऊपर। आर चेन में केवल सिंगल बॉन्ड है क्या? आर चेन में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी है? उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो में से पहला टाइप है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो आर चेन है इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। आर चेन कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड्स ओनली। आर चेन में केवल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। CnH2nO2। N का मतलब क्या है यहाँ पर? N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। स्ट्रक्चर में जितने कार्बन एटम्स है उसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कार्बन N है
तो हाइड्रोजन है H2N, हाइड्रोजन के डबल यूनिट्स होंगे, और ऑक्सीजन तो केवल 2 ही हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन कहां पर होते हैं फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप में। जो 2 ऑक्सीजन लिखे हैं ना O2, वो 2 ऑक्सीजन कौन से हैं फैटी एसिड के, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप वाले। बाकी सारा कार्बन और हाइड्रोजन का वो बना हुआ है। इनके एग्जांपल्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल, पहला एग्जांपल है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में N की वैल्यू 12 है। अब फॉर्मूले में फिट कर दो, क्या बन जाएगा, C12H24O2। N की वैल्यू 12 फिट कर दो, C12H डबल हो जाएंगे 24 और O2। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं कार्बोक्सिल ग्रुप अलग करके लिखूं तो क्या बनेगा, C11H23 COOH। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में से कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल दिया। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या था, COH था ना, उसको निकाल दिया मैंने। तो एक कार्बन कम कर दिया तो C11 हो गया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो H23 हो गया, और COOH। आया समझ में? ये R चेन है, क्या है ये, R चेन, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर N की वैल्यू याद रखनी है, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला कि जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन तो होते ही 2 हैं कार्बोक्सिल ग्रुप वाले, बस इतना याद रखना है। और N की वैल्यू, N सर ने 12 से स्टार्ट कराया था लॉरिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने को आए तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं ये वाला, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे एक एंड पे आप कार्बोक्सिल ग्रुप बना लो, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके आगे 11 कार्बन लगा दो। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप वाला फर्स्ट कार्बन हुआ, उसके आगे सेकंड कार्बन यहां से स्टार्ट हुआ है, C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 और आखिरी C12। ठीक है, ये आर चेन होगी जो ब्लू कलर से मैंने लिखी। अब इस पे हाइड्रोजन कैसे शो करेंगे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो अब C2 से स्टार्ट हो जाओ। C2 पे 2 बॉन्ड तो बन रखे हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ऊपर नीचे। C3 पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऐसा हर किसी पे होगा। आ गया ना समझ में? आखिरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, आखिरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 तो आ ही गए, कार्बन की वैलेंसी एक और बाकी है, तो तीसरा हाइड्रोजन और लगा दो।
ये स्ट्रक्चर हो गया लॉरिक एसिड का। अब यहां से तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन तो बेचारे दो ही हैं यहाँ पर, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले, बाकी सारा ये हाइड्रोकार्बन चेन है। आर चेन को क्या लिखा था हमने, हाइड्रोकार्बन चेन। समझ में आ रहा है कैसे हाइड्रोकार्बन है? क्या इस पूरी चेन के ऊपर कहीं हमें चार्जेस नजर आ रहे हैं? कोई चार्ज नजर आ रहा है? कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन पोलर चेन। ये जो आर चेन है, कोई चार्ज नहीं है इस चेन के ऊपर, ये इसको नॉन पोलर नेचर भी देगा। नेक्स्ट, दूसरा है यहां पर पैल्मेटिक एसिड। इसमें एन की वैल्यू है 16, फॉर्मूले में फिट करो, C16 H32 O2 या फिर C15 H31 COH। स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत है क्या? एनसीईआरटी में दिया हुआ है पैल्मेटिक एसिड, ठीक है। देखो इसने कैसे लिखा है पैल्मेटिक एसिड को। इसने एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप दिखा दिया COH टर्मिनल वाला, उसके आगे हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन में हमने क्या लिखा, 15 कार्बन होते हैं, 15 में से जो 14 कार्बन है उस पे तो एक कार्बन होगा और दो हाइड्रोजन होंगे, CH2 होगा, 14 कार्बन तो CH2। लेकिन आखिरी कार्बन पे हमने क्या देखा था, 3 हाइड्रोजन थे लॉरिक एसिड के स्ट्रक्चर में। सेम वही है यहाँ पर, आखिरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, इसलिए आखिरी कार्बन को उसने CH3 लिख दिया। उससे पहले CH2 14 टाइम्स लिख दिया, आखिरी एक कार्बोक्सिल ग्रुप। इस तरह से इसने पैल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगला है स्टीरिक एसिड। एन की वैल्यू है 18, कर दो फॉर्मूले में फिट, C18 H36 O2 और आखिरी है एराकिडिक एसिड। एन की वैल्यू है 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन C20 H40 O2। कार्बन चेन में यहां मैक्सिमम कार्बन होंगे, सॉरी आर चेन में मैक्सिमम कार्बन होंगे। कितने होंगे कार्बन, 19 होंगे, ठीक है। 20th कार्बन कार्बोक्सिल वाला हो गया। तो ये हो गए यहां पर सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये हमें कहां से मिलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल की बॉडी में बनते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ बनते हैं, एनिमल बॉडी में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। जैसे एनिमल बॉडी का एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हम दूध पीते हैं, दूध में मलाई होती है, फैट होता है दूध में, वही तो है ये फैट, ठीक है। और दूध किससे मिल रहा है, एक एनिमल से मिल रहा है, काऊ से मिल रहा है, बफलो से मिल रहा है। तो एनिमल में कौन से फैटी एसिड बनते हैं, एनिमल में बनते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड।
तो मतलब हमें मिल्क से जो फैटी एसिड मिल रहे होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, या घी बटर खाने से जो फैटी एसिड मिलेंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। लिखो यहां पे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर present in lipids from animals। एनिमल्स के लिपिड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लिपिड्स फ्रॉम एनिमल्स जनरली लिख लो, जनरली। कुछ प्लांट्स में भी मिल जाते हैं, कुछ प्लांट्स में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एनिमल्स होगा, प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनकी आर चेन में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी होता है। आर चेन contains double bond also। सिंगल बॉन्ड तो होते ही है, उसके अलावा डबल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन का नंबर n है Cn, तो हाइड्रोजन का नंबर डबल होता है H2n। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आया है तो H2n के आगे लगा देना -2x, -2x। और ऑक्सीजन का नंबर तो 2 ही रहता है, O2। ठीक है, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, इसमें n की वैल्यू लिखो 18 और x की वैल्यू लिखो 1। n की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है। फॉर्मूले में पुट कर दो तो C18 H हो जाएगा 36 -2, तो ये हो जाएगा 34, और O2
ठीक है, तो आर चेन में यहाँ पर 17 कार्बन एटम्स होंगे और एक कार्बन एटम जो 18th होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला हो जाएगा। तो ओलिक एसिड जो होता है इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, हालांकि वो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है। स्ट्रक्चर मेनली वही याद करने होते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वही याद करने होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए पढ़ा देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। जैसे मुझे आपको राइबोस का स्ट्रक्चर समझाना है तो मैं डायरेक्ट एक राइबोस समझाऊं, या उससे पहले मैंने आपको ट्राइओस शुगर और टेट्रोस शुगर के आइसोमर भी पढ़ा दिए थे ट्राइओस शुगर में, तो कि कीटोन कहाँ होता है। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए कुछ एग्जांपल होते हैं। बाकी अगर सारे स्ट्रक्चर आपसे याद नहीं हो रहे तो केवल उन्हें याद करो जो एनसीईआरटी में गिवन है। बुक खोल लो अपने और उन स्ट्रक्चर्स को एटलीस्ट आप याद करो। नेक्स्ट, इसका मैं स्ट्रक्चर एक बता देता हूं कि ये डबल बॉन्ड क्या होता है और कैसे होता है। जैसे कार्बोक्सिल एक एंड पर आ गया, उसके आगे 7 टाइम्स होते हैं CH2, मतलब कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे 7 टाइम्स। फिर उसके आगे फिर एक कार्बन होगा, वो कार्बन या डबल बॉन्ड बना रहा होगा दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हैं। और फिर उसके आगे 7 टाइम्स अगेन CH2, और फिर टर्मिनल लास्ट कार्बन जो CH3 होता है। आखिरी कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं, हमने देखा था। तो बीच में एक जगह डबल बॉन्ड आया है, बस एक डबल बॉन्ड है, इसी की वजह से इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। अब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उन पे देखो, उनकी वैलेंसी एक एक खाली है, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया यहां पर ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर। आर चेन में 17 कार्बन होंगे और इन ओवरऑल 18 कार्बन है। रिपीट करूं, इसमें यह है कि एक एंड पे तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और उसके आगे आर चेन कैसी है वो मैंने बताई है आपको। अगर ये याद करना ही है तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आर चेन को जैसे बीच में डबल बॉन्ड लगा के 2 कार्बन आपने लिखे, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा के ये 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के साइड में 7 टाइम्स CH2 आएगा, 7 बार CH2, 7 कार्बन ऐसे आएंगे जिन पे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के भी बाद 7 टाइम्स CH2 आया, तो बीच में एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन थे 2 और उनके आगे और पीछे 7 टाइम्स CH2 है। एक लास्ट कार्बन होगा जो CH3 है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये जो ओलिक एसिड होता है इसे मूफा कहते हैं, मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिखो इसे। ओलिक एसिड is called as MUFA, mono unsaturated fatty acid।
एक फैटी एक डबल बॉन्ड है ना इसके पास, इसलिए इसको एक डबल बॉन्ड है ना इसके पास, इसलिए इसको मोनो अनसैचुरेटेड कहा है। डबल बॉन्ड की रेफरेंस पोजीशन किस रेफरेंस से है? पोजीशन तो देखो कार्बन नंबर पे फिक्स होती है ना, कौन से कार्बन नंबर के बीच में डबल बॉन्ड होगा। जैसे अगर आपको कार्बन नंबर ही याद करना है तो पहला कार्बन तो कार्बोक्सिल हुआ, उसके आगे 7 कार्बन लगे हुए तो 8 कार्बन हो गए, तो मतलब ये दोनों कौन से कार्बन होंगे, कार्बन नंबर 9 और ये 10 होगा। 9 और 10 कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड्स हैं। उसके आगे 7 और लगे तो 17 कार्बन हुए, और एक आखिरी कार्बन CH3 वाला 18 कार्बन हो गए। ओलिक एसिड को मूफा कहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है। ये जो मूफा होते हैं ये एनिमल्स की बॉडी में बन जाते हैं। लिखो इसे, मूफा आर synthesized by animals and plants। तो एनिमल्स ये मूफा को भी बना सकते हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को तो बना ही रहे थे, और मूफा को भी बना लेते एनिमल्स। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है लिनोलिक एसिड। इसमें अगेन कार्बन का नंबर सेम है लेकिन डबल बॉन्ड 2 हो गए। N की वैल्यू 18 है, डबल बॉन्ड लेकिन 2 हो गए, तो C18 H32 O2। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है इसमें। नेक्स्ट लाइनोलेनिक एसिड। लाइनोलेनिक एसिड, इसमें भी कार्बन का नंबर सेम है लेकिन डबल बॉन्ड 3 हो गए R चेन में, तो फॉर्मूला बन गया C18 H30 O2। ठीक है, आखिरी है एराकिडोनिक एसिड। कार्बन का नंबर 20, डबल बॉन्ड 4, C20 H32 O2। डबल बॉन्ड R चेन में जो हो सकते हैं मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, जो फैटी एसिड में पाए जाते हैं ना R चेन में डबल बॉन्ड मैक्सिमम 4 पाए जाते हैं, तो वो 4 हैं यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड में। और यहां पर देखो सैचुरेटेड वाले में मैंने आपको एराकिडिक लिखवाया था, सैचुरेटेड वाले में एराकिडिक, उसमें भी 20 कार्बन थे। अनसैचुरेटेड में आ रहा है एराकिडोनिक, इसमें भी 20। कंफ्यूज नहीं होना दोनों नेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इन तीनों कैटेगरीज को बोलते हैं इन तीनों कैटेगरीज को बोलते हैं यहां पर पूफा। पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
इनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। इनमें क्या है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इसलिए इनको क्या बोला गया, पॉली अनसैचुरेटेड कहा गया। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। मूफा में क्या था, एमयूएफए में एक ही डबल बॉन्ड था हर चेन में, यहां एक से ज्यादा है। डबल बॉन्ड आर चेन की बात हो रही है, आर चेन में डबल बॉन्ड, ठीक है, ना कि ये देखो लिखा है ना, आर चेन कंटेन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही, आर चेन के डबल बॉन्ड की बात हो रही है। नहीं, वो इस तरह से टोटल पूछता नहीं है, टोटल 5 नहीं बताने, 4 ही बताने हैं। आर चेन के डबल बॉन्ड की बात होती है। नेक्स्ट, अगर अलग से पूछ देता है डबल बॉन्ड इंक्लूडिंग आर चेन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, तब बताओगे आप। अगर सिंपली पूछता है कि कितने डबल बॉन्ड होते हैं एराकिडोनिक एसिड में, तो 4 ही बोलोगे आर चेन में, ठीक है। अब ये जो पूफा होते हैं, इनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो होता क्या है, अच्छा ये पूफा पहले पाए कहां जाते हैं ये बताता हूं मैं। जो पूफा होते हैं ये मिलते हैं प्लांट सोर्स से। पूफा आर प्रेजेंट इन लिपिड्स फ्रॉम प्लांट्स। जैसे हमें प्लांट से ऑयल्स मिलते हैं बहुत सारे, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल है, कोई भी प्लांट बेस्ड जो ऑयल है, ठीक है, उन सभी ऑयल्स में ये पूफा होते हैं। आपके घर में कोई वेजिटेबल ऑयल कोई पड़ा होगा जिससे सब्जी बनती है हर रोज, उस बोतल का उठा के लेबल पढ़ना, जरूर पढ़ा करो, ये हैबिट बनाओ, बहुत अच्छी हैबिट है। जो भी चीज आप खा रहे हो, मान लो आप बिस्किट खा रहे हो, ठीक है, ये चैप्टर आपको इतनी नॉलेज देगा, हर चीज के बारे में, आप हर केमिकल के बारे में जो हम खा रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ने बैठ जाओ, ये चैप्टर आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। मान लो बिस्किट खा रहे हो, उसके रैपर पे देखो क्या क्या कंटेंट्स इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। आपने कोई चिप्स खाया, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, ठीक है। आपने बिस्किट खाया या फिर आपने कोई नमकीन खाई, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लो। घर में कोई नया ऑयल की बॉटल आई है, उस बॉटल के इंग्रेडिएंट पढ़ो, उसमें पढ़ो कौन कौन से फैटी एसिड हैं, सबके नेम लिखे मिलेंगे, पूफा मूफा सब मिलेगा लिखा हुआ वहां पर, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, कौन से फैटी एसिड हेल्दियर होते हैं, हमारे लिए अच्छे कौन से हैं। जैसे मैं बता देता हूं, ये पूफा तो मिलते हैं सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल इस तरह से, ठीक है, मूफा भी उनमें ही मिल जाते हैं। और ये जो सैचुरेटेड वाले होते हैं ये एनिमल से हमें मिलते हैं, जैसे एग्जांपल लिख लो इसका, घी बटर हो गया, जैसे घी बटर से मिलते हैं हमें। तो अब बताओ हेल्दियर कौन से हैं, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड।
तो ज्यादातर बच्चों ने सैचुरेटेड फैटी एसिड को हेल्दियर बताया। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा आपको इसी के रिगार्डिंग बताता हूँ। जैसे जो ये पूफा है, पूफा की आर चेन में डबल बॉन्ड, ठीक है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनकी आर चेन में, सैचुरेटेड वालों में कोई डबल बॉन्ड नहीं। तो यहां देखो होता क्या है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है और उसके आगे जो आर चेन है, आर चेन में जितनी बार डबल बॉन्ड आता है, जैसे ये डबल बॉन्ड आया आर चेन में, उतनी बार उस डबल बॉन्ड के अराउंड आर चेन बेंड हो जाती है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जितनी बार डबल बॉन्ड आएगा वो आर चेन उसके अराउंड बेंड हो जाएगी, डबल बॉन्ड के अराउंड। जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड आया, वो बेंड होगी, फिर एक और डबल बॉन्ड आ गया, आर चेन फिर बेंड हो जाएगी, फिर एक तीसरा डबल बॉन्ड आ गया, आर चेन फिर बेंड होगी, सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया पूफा का स्ट्रक्चर। अब आप सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखो। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके एक एंड पे तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और एक बड़ी सी आर चेन होती है, बड़ी सी आर चेन जिसमें कोई बेंड नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बड़ी सी आर चेन। अब दूसरा पॉइंट, हमारी ह्यूमंस की जो ब्लड कैपिलरीज होती है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसका डायमीटर पूरे एनिमल किंगडम में सबसे छोटा होता है। मतलब उसका जो वॉल्यूम है ना, कैपिलरी की वॉल्यूम वो बहुत कम है, डायमीटर छोटा है उसका, ठीक है, ब्लड कैपिलरी की। तो अगर उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड चले गए ज्यादा अमाउंट में, तो उस छोटे से डायमीटर वाली कैपिलरी को वो ब्लॉक करेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज्यादा अमाउंट में जाएंगे हमारे ब्लड में, तो वो कैपिलरीज में ब्लॉकेज करेंगे। क्यों करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देख लो आप, स्ट्रक्चर आपके सामने है। लेकिन जो पूफा है, पूफा ब्लॉकेज नहीं करते। क्यों नहीं ब्लॉकेज करते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, इनकी आर चेन बेंड कर जाती है और उनकी आर चेन बेंड नहीं करती। तो एक सिंपल सी रीजनिंग से यहां से ये पता चलता है कि जो पूफा होते हैं ये हेल्दियर होते हैं इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। लिखो इस पॉइंट को, पूफा आर मोर हेल्दियर as they do not block blood capillaries। ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉकेज नहीं करते, ये कर जाते सैचुरेटेड फैटी एसिड। जितना ज्यादा आप सैचुरेटेड फैटी एसिड खाओगे, कहां से मिलेगा हमें, घी बटर खाने से मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा घी बटर खाने नहीं चाहिए, गंदे हैं घी बटर, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि आप जितना ज्यादा खाओगे, ठीक है, खाना बुरा नहीं होता, खाना एक्सेस में खाना बुरा होता है। उस
अभी आवाज आ रही है क्या? कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि हेल्दियर कौन से हैं, पूफा के सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो पूफा होते हैं ज्यादा हेल्दियर होते हैं बिकॉज ये ब्लड कैपिलरीज की ब्लॉकेज नहीं करते। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका मतलब ये नहीं है कि खाने हमें नहीं चाहिए, वो भी खाने चाहिए। उनसे हमें, जैसे घी बटर हमें खाना चाहिए, उनसे हमें सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, लेकिन हमें उतनी ही अमाउंट में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हर चीज की जो अधिकता है वो हानिकारक होती है। हर चीज को जो हम एक्सेस में खाते हैं वो हमें हार्म करेगी। अगर हम घी बटर एक्सेस में खा रहे हैं, एक्सेस का मतलब क्या है, जैसे अगर हम नॉर्मली बस घी को चपाती पे लगा के खा रहे हैं वो एक्सेस नहीं है, लेकिन हम हर रोज अगर पराठे बना बना के तल तल के घी में, ठीक है, बटर उसके ऊपर और लगा के पूरा पराठा एकदम चिकना हो चुका है, तब खा रहे हैं और कोई एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अभी नहीं करेगी, अभी आपकी एज छोटी है, जो आप ज्यादा खाते हो वो कहीं ना कहीं आपकी हाइट को इंक्रीज करने में यूज अप हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप और बड़े होगे, एक समय आएगा आपकी वर्टिकल हाइट बढ़ना रुक जाएगी। एक एज के बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है ना, और फिर जो भी एक्सेस खाओगे वो वर्टिकली नहीं जाएगा, वो हॉरिजॉन्टली जाएगा। ठीक है, फिर आपका पेट निकलने लगेगा, कहीं कहीं आगे से पीछे से कमर निकलेगी। ठीक है, क्योंकि हाइट तो बढ़ नहीं रही, जो एक्सेस खा रहे हो वो हॉरिजॉन्टली चला जाएगा फिर। तो उस समय आपको देख कर खाना होगा या उतनी अमाउंट में एक्सरसाइज भी करनी होती है। नेक्स्ट, जो पूफा होते हैं ये मोर हेल्थियर है, और इसमें दूसरा पॉइंट जो है, एक पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट, जैसे दो तरह के लाइपोप्रोटीन होते हैं। एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल और एलडीएल, ठीक है। जो एलडीएल होता है इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका नाम है बैड कोलेस्ट्रॉल। और एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। एलडीएल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। और एचडीएल बना होता है पूफा का। एचडीएल इज मेड अप ऑफ
पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर एलडीएल का रोल क्या होता है? एलडीएल और एचडीएल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर लेकर आता है और जमा देता है आर्टरीज के अंदर। एलडीएल कैरीज कोलेस्ट्रॉल इनसाइड आर्टरीज। तो हमारी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाएगा जितना ज्यादा हमारे ब्लड में एलडीएल होगा। जितना ज्यादा हमारे ब्लड में एलडीएल होगा, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लग जाएगी कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है। अब एलडीएल ज्यादा कब होगा? जब हम घी बटर ज्यादा खाएंगे, सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाएंगे, उससे हमारे ब्लड में एलडीएल की अमाउंट बढ़ेगी और उसी की वजह से आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब आर्टरीज में बढ़ता है तो सारी बीमारियां होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। हार्ट अटैक हो गया, चेस्ट में पेन होना, ठीक है, हार्ट का फेलियर होना, जितनी भी बीमारियां हार्ट से रिलेटेड होती हैं वो सब इस वजह से होती हैं कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं थी। ठीक है। हमने जो खाया उस हिसाब से हमने एक्सरसाइज नहीं करी। हम खाकर बस बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज हमने करी नहीं उस हिसाब से। तो जो एक्सेस में फैट्स थे वो देन इस तरह से जमने लगेंगे और एलडीएल की अगर फॉर्म में अगर वो होगा तो कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर ले जाएगा। फिर ऐसे पेशेंट को डॉक्टर क्या बोलता है? ऐसे पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि ऑयल्स खाओ, अपनी डाइट में ऑयल्स को बढ़ाओ, ऑलिव ऑयल खाओ, सनफ्लावर ऑयल खाओ। कभी आप अपने घर में ऑयल की बोतल खोलकर लेबल पढ़ना उसका, ऑयल की बोतल पे, उसमें लेबलिंग में पूफा ही पूफा लिखे मिलेंगे आपको। जितना महंगा ऑयल होगा उसमें उतने ज्यादा पूफा होते हैं। ऑलिव ऑयल महंगा क्यों होता है? उसमें पूफा की अमाउंट परसेंटेज ज्यादा होती है, इसलिए महंगा होता है वो। और वही हमारे लिए ज्यादा हेल्दियर है। जितनी ज्यादा हेल्दियर खाने की चीज होगी वो उतनी ही महंगी होती है, और जितनी ज्यादा अनहेल्दी चीज होगी जैसे चिप्स का पैकेट वो उतना ही सस्ता होता है, 10 रुपए का भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें लिखो एक पॉइंट, HDL removes cholesterol from arteries। HDL का काम क्या होता है? ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, आर्टरीज से बाहर निकाल देगा, अलग कर देगा उसे। ठीक है। इसलिए एक हार्ट के पेशेंट को जिसको हार्ट की बीमारियां हैं, डॉक्टर उसे बोलता है कि आप ऑयल्स को खाओ, अपनी डाइट में ऑयल को इनटेक करो। जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, उसमें पूफा होते हैं, वो पूफा एचडीएल की अमाउंट को इंक्रीज कराएंगे, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और वो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? जो एक्चुअल का कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज के अंदर है उसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है। रिकमेंडेड टू हार्ट पेशेंट्स। हार्ट पेशेंट उसे मैं कह रहा हूं जिसको हार्ट की बीमारियां हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, लिख लो, कुछ नहीं पता टेस्ट में क्या डाल दे। सच एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है। लाइपोप्रोटीन एक टाइप का लिपिड ही होता है, आगे कैटेगरीज में पढ़ाऊंगा। ये लिपिड ब्लड में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑयल्स को खाना ज्यादा हेल्दियर होता है इन कंपैरिजन टू घी या बटर। नेक्स्ट, एक और लिखो, एसेंशियल फैटी एसिड।
एसेंशियल फैटी एसिड उन्हें बोलते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, वो हमें फूड के थ्रू इनटेक करने पड़ते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स विच आर नॉट synthesized by our body, जो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती, एंड मस्ट बी टेकन थ्रू फूड, जिसे फूड के थ्रू हमें इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो एसेंशियल है। इनके एग्जाम्पल हैं, दो होते हैं ये, लाइनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड। दोनों पूफा वाली कैटेगरी में है। जो पूफा वाली कैटेगरी है ना, उसमें लाइनोलेनिक और लिनोलिक। एराकिडोनिक का नाम क्यों नहीं आया इसमें? एराकिडोनिक का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर ये दोनों हमें मिल गए तो हमारी बॉडी इससे अपने आप एराकिडोनिक बना लेती है। अगर ये दोनों हमें मिल गए तो हमारी बॉडी अपने आप एराकिडोनिक एसिड बना लेती है। तो इन दोनों का मिलना जरूरी है, ये दोनों एसेंशियल होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑयल्स को इनटेक करना जरूरी है, क्योंकि ये हमें केवल प्लांट बेस्ड ऑयल से मिलेगा। जो पूफा होते हैं प्लांट बेस्ड ऑयल से मिलते हैं, एनिमल्स इनको बना ही नहीं सकते पूफा को, जैसे हम लोग नहीं बना सकते इन्हें। तो हमें ये प्लांट सोर्स के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा और फिर हमारी बॉडी ये बनाएगी। नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट अब हमारा टॉपिक फैटी एसिड। एनर्जी सेम मिलती है, एनर्जी सेम मिलती है। जैसे मूफा तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। मूफा मूफा खाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के टाइप्स। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ये था फैटी एसिड, इसे पढ़ लिया है। ग्लिसरॉल अभी मैं आगे पढ़ा दूंगा। अब लिपिड के जो अदर टाइप्स है वो मैं आपको समराइज कर देता हूं। जैसे लिपिड्स होते हैं सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड को कॉन्जुगेटेड भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, और तीसरे होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। लिपिड्स की तीन कैटेगरीज हैं। जो सिंपल लिपिड है इसमें आगे दो टाइप होती हैं, ट्रू लिपिड
और वैक्स, ट्रू लिपिड्स और वैक्स। कंपाउंड लिपिड्स आगे 4 टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड। डिराइव्ड लिपिड्स में जैसे आ जाते हैं स्टीरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो ये हो गए लिपिड के 3 कैटेगरीज, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स। देखो लिपिड्स का जो केमिकल नेचर होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत अलग होता है, वाइड वैरायटी का होता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा एक पैटर्न था कि मोनोसेकेराइड है, फिर ओलिगो है, फिर पॉलीसेकेराइड है। इनमें ऐसा पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉलीमर नहीं होते। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। लेकिन लिपिड्स हमने क्या पढ़ा था, ये फिल्टर आउट रिटेंटेट के साथ होते हैं। हालांकि इनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन फिल्टर आउट किसके साथ होते हैं? मैक्रो के साथ होते हैं। बिकॉज ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। इस वजह से ये पॉलीमर पॉलीमर नहीं है। एक पॉइंट यहां लिख लेना, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। नीचे लिख लो, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। ये पॉलीमर नहीं होते हैं। दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल। ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन पॉइंट्स में। नेक्स्ट, अब हम लिपिड के टाइप्स को पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम बचा है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल लिपिड को। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसी से स्टार्ट करते हैं, सिंपल लिपिड से। सिंपल लिपिड्स 2 तरह के होते हैं, ट्रू लिपिड्स और वैक्स। पहले हम ट्रू लिपिड्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इसमें ट्रू लिपिड्स। इन्हीं को न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। ट्रू लिपिड्स को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिपिड्स। तो जो ट्रू लिपिड्स हैं ये क्या होते हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अल्कोहल। इनके स्ट्रक्चर में एक फैटी एसिड होता है और एक ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है। इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं।
पहले मैं ग्लिसरॉल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ग्लिसरॉल अल्कोहल में 3 कार्बन होते हैं, तीनों कार्बन से एक एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है। 3 कार्बन है, तीनों से एक एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी नंबरिंग यहां कर सकते हो 1 2 3। 3 कार्बन है, तीनों से एक एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लिसरॉल का। इसे लिखो ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। प्रोपेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने की वजह से इसे प्रोपेन कहते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों बोला? इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर 3 है, OH वाले। तो ये ग्लिसरॉल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बॉन्ड बनाएगा फैटी एसिड के साथ। तो यहां पर जो फैटी एसिड है वो मैं बना देता हूं। तीन अलग अलग फैटी एसिड है। ठीक है, पहले फैटी एसिड को मैंने लिखा R1, उसकी R चेन में R1 और COH कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर R2 COH, फिर R3 COH। 3 अलग अलग फैटी एसिड है। इनमें अब बॉन्ड कैसे बन रहा है उसे समझो। जो एसिडिक ग्रुप है उससे आया हाइड्रोजन और अल्कोहलिक ग्रुप्स का OH, एसिड का H और अल्कोहल का OH। तो ये H और OH मिलके H2O बन गया। ये H2O यहां से रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरे वाले के साथ भी, एसिड का H और अल्कोहल का OH। तीसरे के साथ भी एसिड का H, अल्कोहल का OH। ये H2O यहां से निकल जाएगा। बताओ कितने H2O निकलेंगे? तीन तीन H2O निकल जाएंगे। तो यहां लिख लो 3H2O रिमूव्ड। 3 H2O रिमूव हो गए। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है ग्लिसरॉल अल्कोहल के कार्बन और फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के इन बिटवीन। ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। बॉन्ड का नेम क्या है? एस्टर बॉन्ड। और जो ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड या फिर ट्रू लिपिड। इसी को ट्रू लिपिड या ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है।
तो जो एस्टर बॉन्ड है यहाँ पर, उसके बारे में दो शब्द लिख लो, दो तो नहीं, थोड़े ज्यादा है। एस्टर बॉन्ड के बारे में लिखो, बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। कोई भी एसिड हो, जरूरी नहीं है कि फैटी एसिड ही हो, कोई भी एसिड हो और अल्कोहल कोई सी भी हो, अगर उनमें बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड कहलाएगा, बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। क्या यहां पर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है? वाटर के रिमूवल से बन रहा है ना, फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यही हमने पॉइंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए भी लिखा था। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थे वो भी वाटर के रिमूवल से बनते हैं, ये भी वाटर के रिमूवल से बन रहा है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना है ये ट्राइग्लिसराइड है और इसी को ट्रू लिपिड कहते हैं। अभी जैसे क्लास का टाइम जो है वो बाकी है 2-3 मिनट, ठीक है, तो ट्रू लिपिड खत्म ही कर देते हैं। स्ट्रक्चर आई थिंक बना लिया होगा। जो ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं फैट्स और एक होते हैं ऑयल्स। ये फैट्स हैं और जो ऑयल्स हैं इनको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। जो हम खाते हैं ना फैट या ऑयल, ये ट्राइग्लिसराइड है। अब जो फैट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड रहते हैं, पिघलते नहीं है ये, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल हो गए फैट्स के घी बटर। ऑयल्स, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये जल्दी पिघल जाते हैं। रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस है उस पे लिक्विड रहता है। एग्जाम्पल है इसके ऑयल्स के जिंजली ऑयल, ठीक है, प्लांट से मिलते हैं ये। सैफ ऑयल, सैफ फ्लावर ऑयल, सैफ फ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं। अब ये नेचर इनका, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बने होते हैं, ठीक है। जैसे इनमें पूफा की अमाउंट हाई होती है, कंटेन मोर पूफा, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस होता है।
जितना ज्यादा पूफा होगा उतना ज्यादा वो लिक्विड ही होगा। और फैट्स हार्ड क्यों होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से, कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी वजह से हार्ड हो जाते हैं। अब देखो एक मैं बताता हूं, कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल होता है वो तो जम जाता है सर्दियों में जब टेम्परेचर कम आता है, और जैसे गर्मी होती है वो लिक्विड हो जाता है। तो वो तो बीच का हो गया इनमें से, नारियल का जो तेल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नारियल के तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। जो कोकोनट ऑयल होता है ना उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस वजह से वो बीच की कैटेगरी में है। ठीक है, सर्दियां आती है तो जम जाता है, गर्मियों में लिक्विड ही हो जाता है। तो ये लेक्चर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे जो वैक्सीज की कैटेगरी है वो नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे।